आज रीता कुमारी के कथा संसार में सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, अवमानना। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपके विचार ही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए सुनते हैं पटना की लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, अवमानना। आज सुमित्रा देवी बेहद खुश थी। खुश भी क्यों न होती जब बात उनकी शामली सलोनी इकलौती बेटी जया की शादी की थी। लड़के वाले आज उसे देखने आ रहे थे। कितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी बेटी को इस शादी के लिए तैयार किया था, वरना अपनी पढ़ाई के अलावे उसे कुछ सूझता ही नहीं था। इस उम्र में जहाँ लड़कियाँ अपनी शादी को लेकर तरह तरह के सपने बुनती हैं, वहीं जया कभी गणित के कठिन सवाल हल करने में व्यस्त रहती तो कभी फिजिक्स के दुरूह सवाल में उलझी रहती। सोचती ही नहीं कि माँ के लिए बेटी की शादी कितना इम्पोर्टेंट होता है और बेटी को दुल्हन बने देखना उसको कितना सुकून देता है। सुबह से ही सुमित्रा देवी मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई थी। पर सुबह से इतनी ढेर सारी तैयारियों के बाद सुमित्रा जी को तब गहरा आघात लगा जब लड़के के माता पिता ने उनकी बेटी जया के बदले जया से छोटी गोरी चिट्टी उसकी ममेरी बहन निशा को, जो वहाँ पर सबके आदर सत्कार में लगी हुई थी, अपने बेटा मयंक के लिए पसंद कर लिया। अचानक उनके ऐसे प्रस्ताव सुन सुमित्रा देवी को लगा जैसे किसी ने गर्म सरिया उनके कलेजे में उतार दिया हो। अपनी आंतरिक पीड़ा से तिलमिला उठी। उनकी इतनी सुयोग्य, सुशील, मेधावी और तीखे नैन नक्श वाली बेटी को सिर्फ उसके दबे हुए रंग के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके सारे गुणों पर सिर्फ श्यामवर्णी होना भारी पड़ गया। न चाहते हुए भी उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। इस तरह के अवांछनीय और घृष्ट प्रस्ताव से जया के पिता कैलाश बाबू भी कम आहत नहीं थे। फिर भी उन्होंने लड़के के पिता विभूति बाबू को समझाने का बहुत प्रयास किया कि रंग से ज़्यादा महत्व गुण का होता है, पर उनके सभी कोशिशों पर तब पानी फिर गया जब विभूति बाबू के बदले उनकी पत्नी रंजना जी बोली, भाई साहब, अब मेरा तो एक ही बेटा है जिसे मैंने न जाने कितने ही मंदिरों के चौखट पर नाक रगड़ कर पाया है। अपने इस गोरे सुदर्शन पुत्र के लिए मैं लड़की के रंग से समझौता नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बस अपने बेटा के लिए निशा जैसी सुंदर और स्मार्ट लड़की ही चाहिए। मैंने तो अपने मन की बात स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रख दिया। अब फैसला आप लोगों को करना है। जवाब देने के लिए वे लोग 2 दिनों का समय देकर चले गए और पीछे छोड़ गए एक निस्तब्ध सन्नाटा और उसमें डूबते उतराते घर के लोगों को। कैलाश जी का मन कर रहा था वह उन लोगों से चीख चीख कर कहे कि मैंने बेटी को कूड़ेदान से नहीं उठाया है। जिसका मूल्यवान आप लोगों के लिए आपका बेटा है, उससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान मेरी बेटी है मेरे लिए, वरना मैं आप लोगों के सामने यूँ नहीं गिड़गिड़ाता। वैसे भी सुमित्रा देवी के लिए सगी बेटी से निशा कम नहीं थी। कभी अपने छोटे भाई सुधीर की डगमगाती आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके 3 बेटियों में से सबसे बड़ी निशा को अपने पास रखकर पढ़ाने के लिए पटना ले आई थी, जो उनकी जया से 2 साल छोटी थी। चुलबुली और बेहद खूबसूरत निशा ने उनका ऐसा मन मोह लिया कि उन्होंने कभी निशा को वापस उसके माँ बाप के पास लौटने ही नहीं दिया। दोनों बेटियों को साथ लेकर मायके जाती और फिर दोनों को साथ लेकर आ जाती और निशा को अपनी बेटी ही मान ली थी। एक ही घर और वातावरण में पलने बढ़ने के बावजूद भी दोनों बहनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जया धीर, गंभीर, शांत स्वभाव की लड़की थी। हमेशा इसी कोशिश में रहती कि उसका एक नंबर भी न कटे। वही निशा चंचल और चुलबुली लड़की थी, जिसका पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता। किसी तरह खींच तान के पास होने भर के नंबर ले आती थी। जया जब भी उसके
पढ़ने के लिए डांटती, उसका एक ही उत्तर होता, छोड़ो नदी, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। मेरा सौंदर्य ही मेरा परिचय है, मेरी योग्यता है। मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी इसलिए कर रही हूँ कि किसी तरह बीए कर लूँ, फिर मेरी गिनती भी पढ़े लिखे लोगों में होने लगेगी और मेरी शादी हो जाएगी। मुस्कुराओ मत दी, बस मुझे बीए करने दो, फिर तुम देखना एक दिन कोई मूर्ख डॉक्टर या इंजीनियर मेरे रूप जाल में फंसकर मुझसे ब्याह कर लेगा। फिर तो दी वह कमाएगा और मैं खर्च करूँगी। तभी सुमित्रा देवी कहती, तू कल्पना के घोड़े मत दौड़ा, बदले में पढ़ाई कर, पढ़ाई वही काम आएगा। वह तुनक उठती, क्या बुआ तुम भी दी की तरह लेक्चर देने लगती हो। जाने कैसे उसके मन की बातें सच हो गई और मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही घर बैठे मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत इंजीनियर लड़का मयंक के माता पिता खुद चलकर निशा के हाथ मांग रहे थे। माँ पापा को बुरी तरह आहत देख जया अपने अपमान और की वेदना को भुला सूझबूझ से काम लेते हुए अपने पापा से बोली, पापा, एक लड़का के शादी से इनकार कर देने से ऐसी कोई क़यामत नहीं आ गई मेरी ज़िंदगी में जो आप लोग इतने दुखी हैं। ज़िंदगी में शादी के अलावे भी बहुत काम होते हैं। मैं तो आप लोगों की खुशी के लिए शादी के लिए तैयार हुई थी, वरना मैं तो अभी भी पढ़ाई को शादी से ज़्यादा महत्व देती हूँ और एक आईएएस अफसर बनना चाहती हूँ। मेरी आत्मिक शक्ति ने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि मैं अवश्य अपना मंजिल पा लूँगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें और आज से बल्कि अभी से मेरे लिए वर तलाशना बंद कर दें। जया का इतना सब कुछ कहने से बेवजह का तनाव थोड़ा कम हुआ और एक गहरी सांस के साथ कैलाश बाबू बोले, मुझे उन लोगों के इस इनकार से ज़्यादा उनकी यह घृणा खल रही है कि बड़ी लड़की को रिजेक्ट कर उसी की छोटी बहन से शादी की बात कर रहे हैं, बिना यह सोचे कि तुम पर क्या गुजरेगी। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य तो मुझे यह देखकर हो रहा है कुछ अपने ही लोग इस प्रस्ताव को मान लेने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें तुम्हारी मनोवेदना का कोई भी ख्याल नहीं है। इस शादी के टूटने से मेरे मन में कोई मलाल नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि निशा के पति के रूप में मयंक से आमना सामना होने पर मुझे दुख होगा, पर जब मेरा मन कभी मयंक से जुड़ा ही नहीं और न मेरे मन में उससे शादी की कोई कामना थी, फिर मुझे उसे देखकर मनोवेदना क्यों होगी। अगर निशा से उसकी शादी नहीं भी हुई तो यह दुनिया इतनी छोटी है कि कहीं न कहीं उससे मेरी मुलाकात हो ही जाएगी। इसलिए मन से सारे क्लेश मिटाकर आप सब लोग मिलकर खुशी खुशी निशा की शादी मयंक के साथ करवा दीजिए। निशा को अच्छा घर वर मिल जाएगा और इससे खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। फिर कैलाश बाबू के एक विवश स्वीकृति के साथ निशा के शादी की सारी बाध्यताएं समाप्त हो गई और धूमधाम से निशा के शादी की तैयारियां घर में शुरू कर दी गई। घर के सभी लोगों के सहयोग से उसकी शादी अच्छे ढंग से मयंक के साथ संपन्न हो गई। इस शादी से निशा बेहद खुश तो थी ही, साथ ही कि एक कुटिल अहंकार भी उसके मन में घर कर गया था कि उसके सौंदर्य के सामने जया दी की उच्च शिक्षा और फूफा जी की अकूत संपत्ति सब धरी की धरी रह गई और वह उन सारे सुखों की हकदार बनी जिससे जया दी अपने जीवन में कभी नहीं पा पाएंगी। अपने सुख के आगे न उसे बुआ का प्यार याद रहा, न जया दी की उदारता। निशा की शादी के बाद अपनी शादी की बातों को तिलांजलि दे बेफिक्र हो जया ने अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। उधर निशा दी अपनी सुव्यवस्थित घर गृहस्थी में खुश थी। 2 वर्षों में ही 2 फूल से बेटा और बेटी को की जोड़ी आ गई। घर में सभी तरह के आधुनिक सुख सुविधा की कमी नहीं थी। फिर भी कुछ ही दिनों बाद ही घर की बढ़ती जिम्मेदारियों से निशा पस्त सी हो चली थी। मातृत्व का गरिमा उसके घर में मान सम्मान जरूर बढ़ा था, पर उसकी सुंदरता को धो पोछ कर बहाने लगा था। उसका सुंदर चेहरा रूखा और बेजान पड़ने लगा और सांचे में ढला उसका बदन भी बेडौल होने लगा था, जिससे ये साथ ही पति की निरंकुशता और रौब बढ़ने लगा।
गलत हो या सही, हमेशा सास और पति की बातें ही उस घर में चलती थी। उसकी इच्छा और निच्छा कोई मायने ही नहीं रखता था। घर में संस्कारों और परंपराओं के नाम पर बने नियमों और परिवार के बंधनों में ऐसी जकड़ी हुई थी कि वह छटपटा उठा था उसका आत्मा। धीरे धीरे शादी से उसका मोह भंग होने लगा था। अब घर में मिलने वाली सुविधाएं उसे खलने लगी थी। उसके लिए उसकी ज़िंदगी गुलामों सी हो गई थी। उन सुविधाओं की वह गुलाम हो गई थी। खुद अपने हिसाब से जीने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए उसका मन छटपटा उठता। काश समय रहते उसने अपने करियर पर ध्यान दिया होता तो आज मोहताजों की तरह नहीं जी रही होती। वहीं जया ऊंचे मुकाम हासिल करते एक IAS अधिकारी बन गई थी। जीवन में मिली इतनी बड़ी सफलता ने जया के मन में अपने रंग को लेकर पनपेहीन भावना को जड़ से समाप्त कर दिया था। IAS के ट्रेनिंग से बची खुशी कसर पूरी कर दी थी और वह आत्मविश्वास से भर उठी थी। उसका पूरा व्यक्तित्व एक आकर्षक आयाम देने लगा था उसके व्यक्तित्व को। आत्मविश्वास से भरा चेहरा और उसका सौम्य शिष्ट व्यवहार किसी को भी सरलता से आकर्षित कर लेता था। जया के रोबीले व्यक्तित्व के सामने निशा की सुंदरता फीकी पड़ने लगी थी, जिससे उसके मन में कुटिल ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होने लगा था। निशा को लगता जया के चेहरे के तेज के सामने उसका सौंदर्य अपनी चुंबकीय शक्ति खोता जा रहा था। कभी उसकी सुंदरता पर निबद्ध हो जाने वाले उसके पति की आंखें भी उससे ज़्यादा जया के व्यक्तित्व से प्रभावित रहता। हद तो तब हो गई जब निशा को अपने पति के चेहरे पर जया को खो देने का दर्द भी साफ दिखने लगा। उसकी जयादी ने बिना किसी हथियार के ही उसे हरा दिया था। इस पराजय के आघात को सहना उसके लिए बहुत मुश्किल था, जिससे उसकी कुटिलता नीम चढ़े करेले की तरह प्रखर हो उठी थी। एक पारिवारिक उत्सव में जब घर के सभी रिश्तेदार मौजूद थे, सबके सामने निशा अपनी बुआ से बोली, क्या बात है बुआ, दी को मिले अनपेक्षित सफलता के सुख में गोता लगाते हुए आप यह भूल ही गई है कि आपको उनकी शादी भी करनी है। अभी तक अपने जयादी की शादी कहीं पक्की नहीं की है। अब तो उनकी ट्रेनिंग भी समाप्त हो गई है। शादी नहीं ठीक हो पाने में वही पुरानी परेशानी रंग तो नहीं हो रही है। निशा जानबूझकर उसके रंग पर जोर देकर बोलती रही, साथ ही अपनी शादी की उस विस्मृत यादों को भी सभी को याद कराने पर बाध्य कर रही थी, जहाँ उसकी जीत दर्ज थी, जहाँ उसके सौंदर्य को महत्व दिया गया था और उसके सामने जया को नीचा दिखाया गया था। निशा की कुटिल सोच को समझने में सुमित्रा जी को देर नहीं लगी थी। वह हंसते हुए बोली, पहली बात उसकी सफलता अनपेक्षित नहीं थी बल्कि अपेक्षित थी। दूसरी बात, अपनी दी की शादी की तू चिंता मत कर। जया के लिए शुरू से ही शादी कोई बड़ा मसला नहीं रहा। जल्द ही उसकी शादी भी हो जाएगी। एक बात और, मैं आज घर के सभी सदस्यों के सामने मयंक जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके अवमानना के दंश ने जया में इतनी आत्मशक्ति भरी कि मुझे इतने अच्छे दिन देखने को मिले। उन्होंने उस दिन जया को ठुकराया नहीं होता तो आज वह IAS ऑफिसर होने के बदले तुम्हारी तरह ही पति के निरंकुश स्वेच्छारी अनुशासन में एक घुटन भरी एहसानों से लदा जिंदगी जी रही होती। मैं मानती हूँ कि हर लड़की IAS नहीं बन सकती, पर ठान ले तो अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग कर दुनिया में स्वाभिमान और सम्मान से जी सकती है। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। आखिर कब तक औरतों के मानवीय गुणों और शैक्षणिक योग्यता के बदले उसकी सुंदरता को ही उसकी योग्यता का मापदंड माना जाता रहेगा? परिस्थितियाँ उस दिन बदलेगी जिस दिन लड़कियाँ अपने सम्मान करना खुद सीख जाएंगी, जब समाज में उनका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। निशा अभी कुछ जवाब देती उसके पहले ही वहाँ जया आ गई। साथ में एक काफ़ी स्मार्ट और सुदर्शन लड़का कुणाल भी था। दोनों के वहाँ आने मात्र से जैसे उत्सव की शान बढ़ गई। घर के कई सदस्य उन दोनों के स्वागत के लिए तेजी से आगे बढ़े। आसपास से दबी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, बेटी हो तो जया जैसी, जिसने अपने माता पिता के साथ साथ हम सबों को भी गौरवान्वित किया।
इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद भी कितनी सरल और शिष्ट है, घमंड तो जैसे छू ही नहीं गया है। थोड़ी देर बाद जब सुमित्रा जी स्टेज पर जया और कुणाल के साथ दुल्हा दुल्हन को बधाई देने पहुंची, वहीं खड़े लड़के से माइक लेकर उन्होंने घोषणा की, आज मुझे आप सबको यह बताते हुए बेहद खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं अपनी बेटी जया की शादी कुणाल के साथ करने जा रही हूँ, जो खुद एक IAS अधिकारी है। जल्द ही इस विवाह का निमंत्रण सबों के घर पहुँच जाएगा। सुमित्रा देवी की इस घोषणा के साथ ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी भीड़ में सबसे आगे खड़े मयंक मंत्रमुग्ध दृष्टि से अपनी नादानी से खो दिए उस रत्न को निहार रहा था, जिसे देख निशा का चेहरा क्रोध अपमान से काला पड़ गया था। वहीं जया का बुद्धि प्रदीप्त चेहरा, चौड़े ललाट पर छोटी सी बिंदी उसके व्यक्तित्व को अलग गरिमा प्रदान कर रहा था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी अवमानना। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।